नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज हमारी डे 4 की यूपीपीसीएस सिलेबस रिपोर्ट की क्लास में। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत एवं विश्व के भूगोल को सिलेबस जो हमारा दिया हुआ है यूपीपीसीएस के नोटिफिकेशन में उसको कैसे डिकोड करें। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स की मुझे शिकायत आती है कि साहब हमें तो समझ ही में नहीं आता है कि यूपीपीसी के सिलेबस को हम पढ़ें कैसे, हम कैसे उस ज्योग्राफी हो चाहे इकोनॉमी हो चाहे हिस्ट्री हो चाहे पॉलिटी हो, उसमें प्रीलिम्स के सिलेबस में सिर्फ दो दो लाइन लिखी हुई है। ठीक है, इतिहास में कुछ लिखा नहीं है, ज्योग्राफी में कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, तो हमें समझ ही नहीं आता हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे और कहाँ से पढ़ें और क्या पढ़ें। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके ठीक है हमने सोचा कि नहीं, बिफोर स्टार्टिंग द क्लास किसी भी सब्जेक्ट की किसी भी विषय की कक्षा को शुरू करने से पहले एक बार हमको स्टूडेंट को सिलेबस के बारे में अच्छी तरीके से समझाना बहुत ज़रूरी है, ताकि स्टूडेंट जो है वो किसी भी फर्दर कंफ्यूजन से ठीक है बच सकें। क्योंकि अगर स्टूडेंट के दिमाग में सिलेबस को लेकर कंफ्यूजन रहेगा, उनको ये नहीं पता रहेगा कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तब तक स्टूडेंट बेटर तरीके से तैयारी नहीं कर सकता है, वो अपनी एफिशिएंसी को इनहेंस नहीं कर सकता है यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो इसी डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले हमने ठीक है भारत एवं विश्व भूगोल का आज की जो क्लास है, वैसे पिछले 3 क्लासेस ले चुके हैं डे 3 तक की, आज हमारा डे 4 है। ठीक है, यूपीपीसीएस सिलेबस की डिकोड सीरीज का, और इस दिन हम डिकोड करेंगे भारत एवं विश्व का भूगोल, यानी कि यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के GS1 सब्जेक्ट के भूगोल सेक्शन ज्योग्राफी सेक्शन को आज हम डिकोड करने जा रहे हैं। आज हम उसमें समझेंगे कि उसके सिलेबस में सिर्फ 2 लाइन दी हुई हैं, इन 2 लाइनों से हमें इस पूरे सब्जेक्ट को कैसे डिकोड करना है, कौन कौन सी सोर्सेज हमें पढ़नी है और कितना और कैसे पढ़नी है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के लेके आज हम ये क्लास लेके आए हैं। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरीके की समस्या आ रही हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में डाल के आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जैसा दोस्तों आप सभी को पता है कि ज्योग्राफी का जो टॉपिक है पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट सबसे ज़्यादा स्कोर करते हैं अगर आप एक सही स्ट्रेटजी और एक सही मार्गदर्शन में तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हमारा मानना ये है कि अगर आप ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को बहुत ही स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपकी स्कोर करने की काबिलियत बढ़ सकती है प्रीवियस पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी क्लास उन बच्चों के लिए है जो सिलेबस को लेके डाउटफुल होते हैं, ठीक है, जिनके दिमाग में हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है कि हम ज्योग्राफी के सेक्शन में प्रीलिम्स में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा मैं हमेशा अपनी क्लास में कहता हूँ कि आप 2 काम सबसे पहले किया करिए। एक तो सिलेबस की PDF कॉपी अपने पास रखिए, दूसरा पेन और कॉपी हमेशा आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जब आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं, मेरी क्लास देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आप खाली हाथ नहीं बैठ सकते। अगर आप खाली हाथ बैठ रहे हैं सिर्फ देखने देखना तो आप मत देखिए, अभी आप चले जाइए, मेरा सख्त है। मेरा जो फोकस है उन सीरियस एस्पिरेंट्स को लेके है जो वाकई में 6 दिसंबर 2026 के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं और जिनको इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। ठीक है, तो पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, सिलेबस की कॉपी लेके बैठ जाइए, क्योंकि आगे आने वाले 25 मिनटों में हम ज्योग्राफी के सिलेबस को डिकोड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जब आप इसकी PDF कॉपी में देखेंगे तो जैसा उन्होंने हर एक सब्जेक्ट के साथ किया है, पूरे सिलेबस को 14 से 15 दिन में ख़त्म कर दिया है। 7 सेक्शंस हैं इनके सिलेबस में, और इसमें जो एक सेक्शन है वो ज्योग्राफी का सेक्शन है। इस ज्योग्राफी के सेक्शन में उन्होंने सिलेबस के नाम पे जो हमको दिया है वो दिए हैं सिर्फ 2 लाइनें। एक लाइन कहती है कि भारत एवं विश्व का भौतिक सामाजिक आर्थिक भूगोल, ठीक है। दूसरी लाइन कहती है विश्व भूगोल में विषय की सामान्य जानकारी की परख होगी। भाई साहब, सामान्य जानकारी कितनी सामान्य जानकारी, इतनी सामान्य जानकारी, ठीक है, कि स्टूडेंट के 10-10 साल हो जाते हैं एग्जाम नहीं निकलता है। उनको इतनी सामान्य जानकारी चाहिए, ठीक है,
कि वो पर्वत श्रेणियों की क्रोनोलॉजी को उत्तर से दक्षिण पूछते हैं, पश्चिम से पूर्व पूछते हैं, ठीक है, महाद्वीप टू महाद्वीप घुमाते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो स्टूडेंट घूम के रह जाते हैं। उनको दो श्रेणियां पता होती है पर्वत की, एक श्रेणी नहीं पता होती, क्वेश्चन गलत करके आते हैं। इतने सामान्य क्वेश्चन पूछते हैं कि वो रेडियम के उत्पादन केंद्रों को पूछते हैं और हमें रेडियम के उत्पादन केंद्र पता नहीं है, रेडियम के खदानें पूछते हैं। तो आपको ये देखना चाहिए कि लोक सेवा आयोग, ठीक है, सामान्य जानकारी तो नहीं आपसे अपेक्षा करता है, वो आपसे चाहता है डेप्थ नॉलेज, ठीक है, और जितने भी उसके टॉपिक हैं। क्योंकि अगर इतना ही अगर लोक सेवा आयोग आपका सपोर्टिव होता तो आपको डिटेल सिलेबस देता कि भाई साहब ये पढ़ना है, नहीं देता है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक है, कि आपसे सामान्य जानकारी अपेक्षित है, आपको डेप्थ में पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। बस आपको सिर्फ एक सही मार्गदर्शन में पढ़ाई करनी है, ठीक है। तो अगला टॉपिक क्या है इसका, भारत भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक व आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न होंगे। यानी कि जो क्वेश्चन वो पूछेगा भारत भूगोल के अंतर्गत भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित पूछेगा। हालांकि चाहे वो भारत का भूगोल हो चाहे विश्व का भूगोल हो, वो दोनों ही लेवल पे भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल से संबंधित प्रश्न रखता है, ठीक है। तो आपको इस दो लाइन से एक चीज तो समझ में आ गई होगी कि जो भूगोल है वो 3 भागों में डिवाइड कर रहा है हमारा सिलेबस। एक है आपका भौतिक भूगोल, एक है आपका आर्थिक भूगोल और एक है आपका सामाजिक भूगोल, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि किस टॉपिक को कितना पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है और कितना फोकस करना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो भौतिक भूगोल अगर हम देखें जैसा सिलेबस में लिखा है, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको भारत के भौतिक भूगोल को पढ़ना है। भारत के भौतिक भूगोल क्यों पढ़ना है, क्योंकि अगर आप तीनों टॉपिक्स में से देखें, ठीक है, तो भारत के भौतिक भूगोल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। लगभग 8 क्वेश्चन, अगर 24 क्वेश्चन है तो 1/3 क्वेश्चन आपके भारत के भौतिक भूगोल से ही पूछेगा, ठीक है। उसके बाद 4 से 5 क्वेश्चन विश्व भौतिक भूगोल से पूछ लेगा, 8 4 12 हो गए, ठीक है। भौतिक भूगोल से आपके लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछेगा और 1 से 2 क्वेश्चन वो आपका रखेगा सामाजिक भूगोल से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो अपना सेंटर ऑफ फोकस है, किस विषय के ऊपर कितना देना है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसी चीज़ के लिए तो हम लाए हैं डिकोड सीरीज कि आप ये चीज़ समझें कि हमको किस टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करना है और क्या टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो भारत के भौतिक भूगोल के ऊपर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। सबसे पहला आपको पर्वत श्रेणियां पढ़नी है, यानी कि आपको भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत उसके फिजिकल कैरेक्टर को पढ़ना है। भारत को किस हिसाब से डिवाइड किया गया है, जैसा आप सभी को पता है कि भारत को अलग अलग ज्योग्राफीज में डिवाइड किया गया है। उत्तर के पर्वत हैं, नदियां हैं, द्वीप हैं, सीमा रेखाएं हैं, दर्रे हैं, पठार हैं। तो इन्हीं से फिजिकल ज्योग्राफी को आपको भारत के भौतिक विभाजन के अंदर पढ़ना है। पर्वत श्रेणियां आपको उत्तर की पर्वत श्रेणियां अलग पढ़नी है, चाहे वो हिमालय की हो, चाहे काराकोरम की हो, चाहे वो लद्दाख का हो, ठीक है। आपको दक्षिण की पर्वत श्रेणियां अलग पढ़नी है, ठीक है। यानी दक्षिण भारत में तमिलनाडु में दोदा बेटा है, ठीक है, और अन्नामलाई है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको हिमनद पढ़ने हैं, ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर हो गए, तो अलग अलग उनकी ज्योग्राफीज को पढ़ना है। फिर आपको दर्रे पढ़ने हैं, चाहे वो सिक्किम का दर्रा हो, नाथुला दर्रा हो, चाहे वो बोमडीला दर्रा हो, जितने भी दर्रे हैं वो आपको इसमें पढ़ने हैं। आपको घाटियाँ पढ़नी हैं, मैदान पढ़ने हैं, आपको मरुस्थल पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक है आपका भारत के भूगोल के अंदर। उसके बाद आपको इस टॉपिक के तहत नदी तंत्र पढ़ने हैं, यानी जितनी भारत की नदियां हैं, चाहे वो उत्तर भारत की नदियां हों और चाहे वो दक्षिण भारत की नदियां हों। ट्रेंड ये रहता है कि ज़्यादातर मध्य भारत या दक्षिण भारत की नदियां पूछता है, उत्तर भारत की नदियों को कम कर दिया लोक सेवा आयोग ने, ठीक है। तो आपको दक्षिण भारत तो मध्य भारत की नदियों पर ज़्यादा फोकस रखना है। उसके बाद आपका जलप्रपात पूछता है, आपके जो झरने हैं वो कहाँ से गिरे, कुंचिकल जलप्रपात है, बहुत पूछता है कई बार, ठीक है। नर्मदा है, ठीक है, नर्मदा नदी के जलप्रपात है, उसको पूछता है। झीलें आपसे पूछता है, कौन सी झीलें कहाँ पे हैं, पूरे देश की झीलें आपको पढ़नी है। आर्द्र भूमियाँ आपको पढ़नी है, ठीक है, नहरें पढ़नी है, बांध परियोजनाएं पढ़नी है। अभी हाल ही में पूछा था सवाल बांध परियोजना के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज़ें पढ़नी है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है,
जलवायु पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जलवायु, कि भारत की जलवायु कैसे आता है, इसमें मानसून कैसे आता है, वायु दाब क्या होता है। फिर प्राकृतिक वनस्पति आपसे पूछता है जंगल के बारे में, कि कौन से जंगल कहाँ पे होते हैं, कौन कौन से वनस्पति होती है, कि सागौन के वृक्ष कहाँ पे होते हैं, इससे क्वेश्चन। ठीक है, मृदा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मृदा। हर साल एक सवाल आपसे मृदा से पूछता ही पूछता है। ठीक है, यही चीज़ हम पढ़ाएंगे अपनी क्लासेस में, कि कौन से टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है उनको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, जनरल तरीके से तो सभी पढ़ाता है, बट जो स्पेशलिस्ट तरीका है वो है कि किस टॉपिक के ऊपर कितना फोकस करना है, कैसे करना है, और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कैसे करना है। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर हम अपने क्लासेस में बात करेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक कृषि का है, फसलों का, कौन सी फसलें कहाँ पे होती हैं, उनका उत्पादन कहाँ पे होता है। तो ये सारे टॉपिक्स आपको भारत के भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, अब भौतिक भूगोल में ही अगला जो टॉपिक आता है वो विश्व का भौतिक भूगोल है, यानी कि अभी आप भारत के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे थे पर्वत, अब आप पूरे दुनिया के कंटेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, सेम वही पैटर्न है, पहले आपको ब्रह्मांड, पृथ्वी, विभाजन, महाद्वीप, महासागर के बारे में पढ़ना है, एकदम बेसिक नॉलेज है। ठीक है, फिर आपको जैसे इसमें आप पर्वत पढ़ रहे थे वैसे आपको इसमें पर्वत श्रेणियाँ पढ़नी है। यूरोप की पर्वत श्रेणियाँ हैं, एंडीज हो गया, और अमेरिका की पर्वत श्रेणियाँ हैं, एशिया की पर्वत श्रेणियाँ हैं। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत यूरोप के होते हैं, इटली का सिसिलियन है, वेसुवियन है, ये पढ़ना है। दर्रे आपको पढ़ने हैं अलग अलग दुनिया के। ठीक है, आपको घाटियों के बारे में पढ़ना है। फिर वही सेम जल का नदी तंत्र, महासागर आपको पढ़ने हैं, द्वीप पढ़ने हैं, नदी संधियाँ, जल संधियाँ पढ़नी है। महासागरीय धाराएं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सवाल रखता ही रखता है भाई साहब, ठंडी जल धाराएं, गर्म जल धाराएं, है ना। ठीक है, झीलें, नहरें, जलप्रपात, एक क्वेश्चन रखता ही रखता है। डैम श्योर रखिएगा, तो 1 2 3 क्वेश्चन तो आपको यहीं से बता दिए। ठीक है, बैठे बैठे बता दिए कि यहीं से आने हैं, क्या आने हैं वो बात करें क्लास में। अभी सिलेबस के डिकोड हो रहा है तो सिलेबस के डिकोड के ऊपर ही बात करेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, आर्थिक भूगोल। तो भाई साहब आर्थिक भूगोल क्या है? आर्थिक भूगोल आप देखेंगे ना अर्थ से रिलेटेड, यानी जो हमारी ज्योग्राफी है, यानी कि हमारी जो ज्योग्राफी है उससे इकोनॉमिक प्रोडक्शंस क्या हो रहे हैं वो चीज़ कवर की जाती है आर्थिक भूगोल में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो मिनरल्स हैं, मिनरल से क्या होता है, हमारी इंडस्ट्रीज, हमारे देश की इनकम बढ़ रही है, तो उन चीज़ों के बारे में, उनके प्रोडक्शन के बारे में, कौन सा राज्य कहाँ प्रोडक्शन कर रहा है, कितना कर रहा है। सपोज लोहे का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कौन कर रहा है, एल्युमिनियम का प्रोडक्शन कौन सबसे ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, ये सब सारे डाटा और फैक्ट्स, ठीक है, एक रिपोर्ट आती है, ठीक है, इंडियन स्कूल ऑफ मिनरल ICMR की आती है, वो हर साल आती है। आपको जस्ट उसको देखना है और थोड़े से अपने नोट्स बनाने हैं और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। सेम तरीके से आपके ऊर्जा संसाधन है। ठीक है, अब ऊर्जा संसाधन में क्या आता है, जितने भी एनर्जी सेक्टर्स हैं, एनर्जी सेक्टर आपको पता है 2 तरीके के होते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होती है, जैसे कोयला जो कि दोबारा रिप्रोड्यूस ना हो। ठीक है, तेल हो गया, नाभिकीय संयंत्र हो गया। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर प्रोडक्शन से रिलेटेड या खदानों से रिलेटेड, कि मयूरभंज की कोयला खदान कहाँ पे है, रानीगंज की कहाँ पे है। ठीक है, बैला डीला कहाँ है, बहुत क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ये खदानों का जो राज्य है या क्षेत्र है वो पूछता है, या वो पूछ देता है कि कौन सा राज्य कोयला प्रोडक्शन में आगे है। ठीक है, तेल के बारे में, ठीक है, आपसे जैसे पेट्रोलियम हो गया, ठीक है, क्रूड ऑयल हो गया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रखता है लोक सेवा ये, कि कौन सा राज्य तेल में आगे है, या फलाना तेल संयंत्र कहाँ पे, बरौनी तेल संयंत्र कहाँ पे है। उत्तर भारत में मथुरा का जो तेल संयंत्र है, या आपका बॉम्बे हाई हो गया, तो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो वो बॉम्बे हाई। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम करता है। उसी तरीके से नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट, तारापुर हो गया, कुडनकुलम हो गया। ठीक है, ये सारे डाटा फैक्ट्स। उसके बाद आपका आर्थिक भूगोल में ही कृषि उत्पादन, ठीक है, कि फसलों के हिसाब से गेहूं का उत्पादन हो गया, चावल का उत्पादन हो गया, सब्जी उत्पादन हो गया, फल उत्पादन हो गया, ये कहाँ कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा करता है। ठीक है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन रखता है आपका आर्थिक भूगोल के अंदर। आपको कुछ भटकना नहीं है, आपको सिर्फ टॉपिक्स के ऊपर फोकस करना है। ठीक है, और उन टॉपिक्स के अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाने हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। टॉपिक्स के अकॉर्डिंग नोट्स बनाएंगे तो भटकेंगे नहीं।
अगर आप अपनी मर्जी से कैजुअली नोट्स बनाएंगे तो भटकाव रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, पेपर में आप बहुत ज़्यादा मिसमैनेज हो जाएंगे और क्वेश्चंस को गलत करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि टॉपिक्स के अकॉर्डिंग ही अपने नोट्स बनाने हैं। ठीक है, कैसे आप बनाएंगे उसके ऊपर आगे बात करेंगे जब उसकी क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको कोशिश क्या करनी है, टॉपिक्स को ग्रेस्प करना है कि कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और हमको उस पर फर्दर कैसे आगे बढ़ना है, इस बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आर्थिक भूगोल के अंदर विश्व आर्थिक भूगोल आता है, आपको पता है। विश्व भूगोल में आपको क्या पढ़ना है, सेम जो भारत का भूगोल है, खनिज का उत्पादन, कौन सा देश पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सेमीकंडक्टर हो गए, कौन सा उत्पादन कर रहे हैं। उद्योग नगर बहुत पूछता है, औद्योगिक प्रदेश जिसे हम बोलते हैं कि बताओ नगोया में कौन सा है कागज का उत्पादन होता है, या ऑटोमोबाइल में कौन सा प्रदेश है, फ्रांस में लॉरेन है, लॉरेंशिया है। ठीक है, या धोनबास क्षेत्र किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, कोयले में कुछ सवाल आया 2024 में। कुछ बात कौन सा क्षेत्र है, अमेरिका का पेट्रोलियम खदान कौन सी है, तो खदान दे देगा और आपको राज्य देश मैच कराने के दे देगा। तो इस कैटेगरी क्वेश्चन आपके उद्योग नगर में ही आते हैं। ठीक है, फिर वही ऊर्जा संसाधन का उत्पादन, कोयले में कौन सा देश आगे है, चीन आगे है, अमेरिका आगे है, भारत आगे है। ठीक है, तेल में कौन सा देश आगे है, इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, फिर कृषि उत्पादन, कृषि उत्पादन जैसा आपको पता है कि अन्न आ गए, सब्जियां आ गई, फल आ गए, है ना, तो हॉर्टिकल्चर हो गया। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन फ्रेम करता है वो आपके विश्व के आर्थिक भूगोल में करता है। ठीक है, तो जो उत्पादन है, चाहे वो खनिज उत्पादन हो, चाहे वो ऊर्जा उत्पादन हो, चाहे कृषि उत्पादन हो, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जितने भी आते हैं वो सब आपके आर्थिक भूगोल के तहत ही आते हैं। इस बात को आप गार्ड मान लो, ताकि फर्दर में आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर हमें तो ये पता नहीं था कि तेल का कौन सा देश पूछा है और वो किस सेक्शन के अंदर आया है। ठीक है, आपको जब भी आप क्वेश्चन देखो ना, आपको तुरंत पता चल जाना चाहिए कि यार ये इस सेक्शन का क्वेश्चन है, और आपका डाटा उसी के अकॉर्डिंग रिकॉल हो जाता है कहीं पे, तभी आप क्वेश्चन एकदम सही अटेम्प्ट करते हो। अगर वो डाटा रिकॉल नहीं होता है कि किस सेक्शन का है, आप ये चीज़ देखो कि चीज़ें रिलेट कैसे करती हैं। आपने वो सेक्शन पढ़ा, उस सेक्शन के क्वेश्चंस आए और आपको डाटा तुरंत उस सेक्शन का रिकॉल हो जाता है। अगर आप कुछ भी मिक्स कर दोगे, अगर आप पर्वत श्रेणियों को खनिज उत्पादन के साथ मिक्स कर दोगे नोट्स बनाने में, अगर आप नदी तंत्र को फसल उत्पादन के साथ कर दोगे, तो सब कुछ मिसमैनेज हो जाएगा। तो इसी चीज़ को सेग्रीगेट करने के लिए हमने ये डिकोड सीरीज स्टार्ट की है। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में आपको कहीं कुछ डाउट नहीं होना है, कोई कुछ नहीं उठाना है, चुपचाप पीवाईक्यू उठा लो और ये देख लो, या एआई का चैट जीपीटी उठा लो और भारत एवं विश्व की जो जनजातियां हैं उनका निवास क्षेत्र वो उठा लो, उसको सेग्रीगेट कर लो। बस सिर्फ 2 पेज के आपके नोट्स होंगे, सिर्फ 2 पेज से, 2 पेज से ज़्यादा नहीं। और उससे ज़्यादा अगर आ जाए ना तो ये बात मेरा नाम बदल देना। 1 से 2 क्वेश्चन ज़्यादा आता नहीं है, पीवाईक्यू उठा लो, उसके अकॉर्डिंग सेग्रीगेट कर लो देश के अकॉर्डिंग। ठीक है, कि इस देश में जैसे अफ्रीका की ज़्यादा पूछता है, बंधु जनजाति है या समाई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन जब रखता है तो आपको कुछ नहीं करना, देश के अकॉर्डिंग जनजातियाँ लिख लो और उनको देख के चले जाओ, आराम से 1 या 2 मार्क्स आपके पक्के हो जाते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये चीज़ें बताई गई हैं। और लास्ट में आपको कौन से स्रोत रखने हैं, तो देखिए स्रोत एक सिंपल सा फंडा है, जितने कम रखेंगे उतना ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, जितने ज़्यादा स्रोत रखेंगे उतना कंफ्यूजन रहेगा। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए ना, आपके इस विषय को लेके आपकी जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि सबसे पहले आप थोड़ा बेसिक पढ़ लो, यानी कि जैसे मैंने बताया कि आप पहले कंसेप्ट अपने थोड़े से हल्के से क्लियर कर लो। ठीक है, वो 11th-12th की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ के, फिजिकल ज्योग्राफी की जो है उसको पढ़ के थोड़ा कंसेप्ट क्लियर कर लो। फिर उसके बाद टॉपिक्स के अकॉर्डिंग आप घटना चक्र के पीवाईक्यू को सॉल्व करो और उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स बनाओ बस। और जब आप ध्यान रखो, फिजिकल ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, जब आप फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ आप एक चीज हमेशा अपने साथ रखो, वो है एटलस। ठीक है, और प्लस जो चार्ट है भारत के या विश्व के,
इन दो चीज़ों को भौतिक भूगोल पढ़ते वक्त ज़रूर अपने साथ रखें। तो जब तक आप एटलस के ऊपर जाके आप फिजिकल लोकेशंस को नहीं देखोगे, जब तक आप पर्वतों को एक्सप्लोर नहीं करोगे कहाँ पे है, उसके सराउंडिंग एरिया को नहीं कवर करोगे, तब तक आपसे फिजिकल ज्योग्राफी को समझना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि आप ये भी देखो कि 14 से 15 क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं फिजिकल ज्योग्राफी से, चाहे हम विश्व की भौतिक ज्योग्राफी हो या भारत की भौतिक ज्योग्राफी हो। तो आपको इसको एटलस और चार्ट के थ्रू समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप साउथ की नदियाँ देख रहे हो, साउथ के पहाड़ देख रहे हो, तो उसके साथ में आप झीलें भी देखो, आप वहाँ के जलाशय भी देखो। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप उत्तर भारत के पहाड़ों को देख रहे हो, घाटियों को देख रहे हो, तो आप वहाँ के नदी तंत्र को भी देखो। आप नॉर्थ ईस्ट में देख रहे हो, ठीक है, पूर्वी भारत में, कि आप धनसिरी, डिब्रूगढ़ ये सब एरिया एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है, या चाहे गारो खासी जयंतिया के बारे एक्सप्लोर कर रहे हो, तो वहाँ के जलाशय जो है वो एक्सप्लोर करो। तो उससे क्या होता है कि आप मोटा अंदाज़ा मिलता है, ठीक है, कि अच्छा यहाँ पे ये नदी है तो यहाँ पे ये पर्वत है, अगर यहाँ पर्वत है तो ये यहाँ पे झील है, यहाँ पे ये झील है तो यहाँ पे ये जलप्रपात है। ठीक है, क्योंकि जहाँ नदी होगी वहीं तो जलप्रपात होगा, किसी न किसी नदी के ही आसपास जलप्रपात होगा ना, जहाँ जलप्रपात होगा वहाँ जलाशय भी होंगे। तो ये सारी फिजिकल ज्योग्राफी इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिजिकल ज्योग्राफी को आप एटलस और चार्ट के थ्रू बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करें।